हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, और इन्होंने 14 प्रिंसिपल जो दिए थे वो बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दिए थे, जिसमें इन्होंने बताया था कि क्या डिफरेंस है प्रिंसिपल और एलिमेंट्स में। इन्होंने क्लियर किया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटली ट्रू एंड इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि ये फंडामेंटली ट्रू है और इसमें रिलेशनशिप बताता है कॉज एंड इफेक्ट में। तो इन्होंने वाइल प्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल हैज़ केप्ट टू थिंग्स इन माइंड। दो बातें उन्होंने ध्यान में रखी थी। पहली क्या थी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो लिस्ट है वो शुड नॉट बी लॉन्ग, मतलब बड़ी नहीं होनी चाहिए, और सजेस्टिव भी होनी चाहिए, मतलब हम किसी को सजेशन भी दे सकें। और दूसरा उन्होंने क्या ध्यान रखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और नॉट रिजिड, सो दैट चेंजेस कैन बी मेड, जिससे कि हम बाद में उसमें चेंजेस भी कर सकें अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पढ़ते हैं। पहला उन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया? पहला दिया डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब कि कोई भी वर्क है उसे डिवाइड करना चाहिए हमें। एज फार एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन ओनली वन पार्ट ऑफ वर्क। तो हम वर्क को अगर डिवाइड कर देंगे तो हर एक बंदे को अलग अलग काम मिल जाएगा, जिससे कि वो उसी में फोकस कर पाएगा और जिससे कि उसे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएगा। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? एक तो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, जिससे कि उसकी स्पीड में, प्रोडक्शन में और वेस्टेज में जो है डिक्रीज़ आएगा। और क्या होगा? इंक्रीज़ इन वर्क एफिशिएंसी होगी वर्कर्स की। और इसकी डिसएडवांटेज थोड़ा सा देखते हैं कि द अबव मेंशन पॉजिटिव ऑफ स्पेशलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल, मतलब कि अवेलेबल नहीं रहेंगे वो। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर विल बी रिड्यूस्ड, मतलब कि वर्क एफिशिएंसी जो है रिड्यूस भी हो सकती है। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर individual is given a particular work and he is made responsible for the result, this can be possible only when he is given sufficient authority to discharge his responsibility। मतलब कि इंडिविजुअल अगर कोई है उसे ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं देनी चाहिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देनी चाहिए, दोनों में एक इक्वल कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ पे आ सके। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? हेल्पफुल इन अचीविंग टारगेट को हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और इंक्रीज़ इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे? रॉन्ग यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ मोर अथॉरिटी, अगर हम ज़्यादा किसी को अथॉरिटी दे देंगे तो वो रॉन्गली यूज़ कर सकता है। डिफ़िकल्ट इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी, अगर लेस अथॉरिटी, अगर कम अथॉरिटी भी दे देंगे तब भी उसे जो है डिफ़िकल्टी होगी। cannot fix accountability of the subordinate in case of desired result are obtained, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल पाएगी सबॉर्डिनेट्स को रिज़ल्ट अचीव करने के लिए। डिक्लाइन इन कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिससे कि कॉन्फिडेंस जो है कम होगा एम्प्लॉयज़ का। तो थर्ड हमारा अब है डिसिप्लिन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लेंगे तो द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयज़ and employment agreement should be obeyed by both the superior and the subordinates, which are necessary for the successful working of the organization। मतलब कि एम्प्लॉय जो है उसे दोनों सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स को लेके चलना है और डिसिप्लिन बना के चलना है, जिससे कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन चल सके। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखते हैं क्या है कि जो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बेटर रेपुटेशन उन्हें मिलती है पीपल से। और क्या होगा? इंक्रीज़ एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और लेबर और मैनेजमेंट में एक जो बेटर रिलेशंस बनेंगे। और इसमें डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि रेपुटेशन कम हो जाएगी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रहेगा। हाइट ऑफ डिसऑर्डर होगा, एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पेंशन, बंदों को डाउट रहेगा,
डिक्लाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस भी कम होगा। अगला हमारा है फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। मीन्स कि एक टाइम पे जो एम्प्लॉय है उसे एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे कि वो एक की ही सुन सके। जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं S1 S2 S3 और उसका एक बॉस है जो कि राइट अप्रोच है हमारी, और दूसरी तरफ सबॉर्डिनेट हमारे 3 हैं, और जो M1 M2 जो दो हमारे बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, वो 2 हैं। तो इससे कन्फ्यूज़न जो है पैदा हो सकती है, तो ये हमारी रॉन्ग अप्रोच होगी। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न सिचुएशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा सबॉर्डिनेट्स के बीच में। द एफिशिएंसी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इंक्रीज, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और सुपीरियर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। हमें ईजी रहेगा, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और एक एटमॉस्फेयर बनेगा कॉरिडली प्रिवेंटियल का। और इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इट क्रिएट्स अ कन्फ्यूज़न, एक कन्फ्यूजन सिचुएशन क्रिएट करेगा सबॉर्डिनेट्स के बीच में, और एफिशिएंसी रिड्यूस होगी सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स दोनों की, एक ईगो आ सकता है बीच में, और डिफ़िकल्टी होगी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हाइट ऑफ डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेज। तो अगले चलते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल पे, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Unity of direction means that there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective. Means कि हमारा जो है हेड जो है एक रहना चाहिए, हमारा प्लान एक रहना चाहिए, जिससे कि पूरा ग्रुप जो है उस एक प्लान को अचीव करने के लिए अपना काम करे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स नेमली स्कूटर एंड कार्स, हैंस हैविंग 2 डिविजन्स एज ईच हैज़ ओन मार्केट एंड प्रॉब्लम देयर फॉर ईच। तो इसमें क्या है, दो हमें प्रोडक्ट्स कर रही है, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो गया, जिससे कि क्या हो गया, प्रॉब्लम देयर फॉर ईच डिवीज़न मस्ट बी हिज ओन हेड। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, और इंक्रीज़ एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी ऑर्गेनाइजेशन की, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स हमें ईजिली मिल पाएगा। डिसएडवांटेज क्या होगी इसमें एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड। सेकंड क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी एफिशिएंसी, डिफ़िकल्ट होगा हमें अचीव करने में कोई भी ऑब्जेक्टिव्स, और कोऑर्डिनेट करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसे आप पढ़ लेना, वही ऊपर वाले डिफरेंसेस दिए हैं। तो हम लास्ट 6 पे चलते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक priority over the interest of any one individual employees. Means कि a company should work unitedly toward the interest of a company rather than a personal interest. जैसे फॉर एग्जांपल है, a purchase manager of a company has to purchase 100 tons of raw material. His son appears to be a supplier along with other supplier in the market. The manager purchase the raw material from the farm of his son at the rate higher than the market rate. This will profit the manager personally, but the company will incur heavy loss. This situation is undesirable. Positive effect क्या होगा? प्रॉफिट होगा कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्टेन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, और जो ह्यूमैनिटी है यहाँ वॉयलेट होगी, और जो जेलस की एक भावना आ जाएगी लोगों के अंदर, हिंड्रेंस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के। तो ये थे हमारे 6 प्रिंसिपल्स, और अगले जो हमारे 6 बचे हुए हैं उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।